हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र सिंह जगवान एक बार फिर प्रोफेशनल शिक्षा चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी की लेक्चर सीरीज में आज लेक्चर 4 में मैं आपको रिसर्च प्रोसेस के बारे में जानकारी दूंगा और ये सीरीज अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा यूजीसी नेट और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए भी ये सीरीज बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जो टॉपिक्स हम इस एक्सरसाइज में कवर करने वाले हैं रिसर्च प्रोसेस में, वो हैं रिसर्च प्रोसेस, 3 phases ऑफ रिसर्च प्रोसेस, बेसिक 8 स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस एंड लास्ट में कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनकी आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। रिसर्च प्रोसेस बेसिकली हम इनको समझने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें फेज 1 में होगा डिसाइडिंग व्हाट रिसर्च क्वेश्चन टू आंसर, यानी कि यहाँ पे प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे कि किस प्रॉब्लम का हम आंसर ढूंढने वाले हैं या कौन से रिसर्च क्वेश्चंस है जिनके मुझे आंसर चाहिए। फेज 2 में हाउ टू गैदर एविडेंस टू आंसर द रिसर्च क्वेश्चन एंड फेज 3 में होगा कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। अब जो जो स्टेप्स इनके अंदर आते हैं, फेज 1 में फर्स्ट स्टेप आता है, फेज 2 में सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप आता है रिसर्च प्रोसेस का, एंड फेज 3 में 6, 7 एंड 8th स्टेप आता है रिसर्च प्रोसेस का। फेज 1 जो है, फर्स्ट स्टेप जो है फेज 1 का, दैट इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन। देन फेज 2 में आपके जो 4 स्टेप होते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, उसमें आता है सेकंड स्टेप प्लानिंग रिसर्च स्टडी। Then third step is constructing instrument for data collection. Then fourth step is selecting a sample. Then fifth step is writing research proposal. After that third phase is started and third phase में जो होते हैं 6, 7 and 8 step, उसमें sixth step है आपका collecting data, seventh step है processing and displaying data, eighth step है generalizing report. So ये 8 बेसिक स्टेप्स जो फॉलो किए जाते हैं रिसर्च में। लेट्स सी कि वन बाय वन इनको देखते हैं कि कैसे अलग अलग जो ये स्टेप्स है उनमें क्या हमको करना पड़ता है। स्टेप 1 में हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको डिफाइन करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर रिसर्च करने जा रहे हो तो आपका फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आप क्यों रिसर्च कर रहे हो या किन चीजों का आप आंसर्स ढूंढ रहे हो, क्या ऐसे प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में आप आंसर्स ढूंढ रहे हो। सो वो प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो या डिफाइन कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जब भी आप रिसर्च की सोचते हैं तो आपके माइंड में एक ब्रॉड एरिया होता है, सो दैट इज डिफाइनिंग प्रॉब्लम एरिया। लाइक आप डिजिटल मार्केटिंग में रिसर्च करना चाहते हो तो डिजिटल मार्केटिंग इज अ ब्रॉड एरिया। प्रॉब्लम एरिया डिफाइन करने के बाद आप क्या करेंगे कि उसमें जो लिटरेचर रिव्यू करेंगे, यानी कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है कि जो भी अवेलेबल लिटरेचर होता है, जो भी अवेलेबल रिटर्न वर्क होता है, प्रीवियस रिसर्चर ने जो काम किया हुआ होता है उसकी स्टडी करते हैं। उसकी डीप स्टडी करने के बाद हमको कुछ फ्यूचर गैप्स उनके पता चलते हैं और उन फ्यूचर गैप्स में से हम अपनी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं। क्लियर? देन जब हमने प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर दी है तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो जो वेरिएबल्स हैं, बेसिकली अगर हम वेरिएबल्स को टेस्ट कर रहे हैं, वेरिएबल्स को मतलब चेक कर रहे हैं कि अलग अलग वेरिएबल्स एक दूसरे पे क्या उनका इम्पैक्ट पड़ता है, सो उनके लिए हमको उस रिसर्च के हिसाब से वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब ये वेरिएबल्स कैसे है, लाइक हम रिसर्च कर रहे हैं सेल्स के ऊपर और सेल्स का हम अलग अलग फैक्टर जो है, सेल्स के जो अलग अलग जो दूसरे वेरिएबल्स है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सेल्स को अफेक्ट करते हैं। तो सेल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, आपकी ट्रेनिंग हो सकती है, सेल्स फोर्स हो सकते हैं, आपके सेल्स प्रमोशंस हो सकते हैं, एडवर्टीजमेंट हो सकते हैं। सो सेल इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल एंड अदर वेरिएबल्स आर एडवर्टीजमेंट, सेल्स फोर्स, आपका सेल्स प्रमोशंस, तो ये अदर वेरिएबल्स है। तो बेसिकली ये वेरिएबल्स जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक होते हैं इंडिपेंडेंस वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं ये होते हैं रिजल्ट वेरिएबल्स, यानी कि जो रिजल्ट आपको किसी भी प्रोसेस में चाहिए होता है या जो रिजल्ट्स निकलते हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स जो कि होते हैं कॉजेज वेरिएबल्स।
ओके, सो हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इम्पैक्ट चेक करते हैं, और इसी के बेसिस पे हमारा फिफ्थ स्टेप आता है कंस्ट्रक्टिंग हाइपोथेसिस। सो हाइपोथेसिस हम क्या करते हैं, जो ये वेरिएबल्स होते हैं इनके बीच की रिलेशनशिप को प्रिडिक्ट करते हैं। बेसिकली दो टाइप की हाइपोथेसिस होती है, एक होती है नल हाइपोथेसिस और एक होती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस कहती है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहती है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप है। सो हम इसी को ही अपनी रिसर्च में टेस्ट करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम हर रिसर्च में हाइपोथेसिस को बिल्डअप करें, कंस्ट्रक्ट करें। एज पर द रिसर्च हम हाइपोथेसिस को नहीं भी रख सकते हैं, तो वो रिसर्च के टाइप के ऊपर होगा, और इस तरीके से हमारी जो प्रॉब्लम होगी वो भी डिफाइन हो जाएगी और उससे रिलेटेड वेरिएबल्स और हाइपोथेसिस भी डेवलप हो जाएगी। देन सेकंड स्टेप इज प्लानिंग रिसर्च स्टडी। इसके दो पार्ट हैं, एक है रिसर्च डिजाइन और एक है स्टडी डिजाइन। सो रिसर्च डिजाइन क्या होता है? रिसर्च डिजाइन मीन्स द मेथड्स वी आर गोइंग टू फॉलो इन डिफरेंट सिचुएशन। बेसिकली एज पर द रिसर्च टाइप हम उसके लिए पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं या पहले ही हम डिफाइन कर लेते हैं कि हम कौन कौन से मेथड्स अलग अलग सिचुएशंस में लेने वाले हैं। सो वो मेथड्स कैसे हम चूज कर सकते हैं, या क्या हमारे पास क्वेरीज होती है जिनके बेसिस पे हम वो मेथड चूज करते हैं। वो क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे पास कि हु विल कॉन्स्टिट्यूट द स्टडी पॉपुलेशन, हाउ विल द स्टडी पॉपुलेशन बी आइडेंटिफाइड, विल अ सैंपल और अ होल पॉपुलेशन बी सिलेक्टेड। इसके हिसाब से हम मेथड सेलेक्ट करते हैं। देन इफ अ सैंपल इज सिलेक्टेड, हाउ विल इट बी कॉन्टेक्टेड, हाउ विल कंसेंट बी सॉट, कैसे कंसेंट ली जाएगी, व्हाट मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन विल बी यूज्ड एंड व्हाई, कौन से डेटा कलेक्शन के मेथड्स यूज किए जाएंगे और क्यों। इन द केस ऑफ क्वेश्चनर, वेयर विल द रिस्पॉन्सेज बी रिटर्न, अगर आपने कोई क्वेश्चनर बनाया है और आप उनको भेजने वाले हैं तो कहाँ पे वो आप कलेक्ट करने वाले हैं। हाउ शुड रिस्पोंडेंट्स कंटेक्ट यू इफ दे हैव क्वेरीज, अगर रिस्पोंडेंट्स को कोई क्वेरीज है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे वो कांटेक्ट करेंगे आपको। इन केस ऑफ इंटरव्यूज, वेयर विल दे बी कंडक्टेड, कहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट होंगे। हाउ विल एथिकल इश्यू बी टेकन केयर ऑफ, रिसर्च ऑथेंटिकेटेड रहे इसके लिए आप कैसे एथिकल इश्यूज को ध्यान में रखेंगे। सो दीज आर द क्वेश्चंस, ऑन द बेसिस ऑफ दीज क्वेश्चंस यू मेक मेथड्स लाइक पॉपुलेशन या सैंपल आप लेना चाहते हो, आप कैसे सैंपल सेलेक्ट करोगे, क्लियर, आप कौन से डेटा कलेक्शन मेथड यूज करोगे, क्वेश्चनर ले रहे हो तो कैसे क्वेश्चनर को आप वापस कलेक्ट करोगे, इंटरव्यू लोगे कहाँ पे, किस टाइम पे, किस दिन लोगे, ठीक है, एड्रेस क्या होगा, फॉर्मल इंटरव्यू होगा, इनफॉर्मल इंटरव्यू होगा, क्लियर, कैसे इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, और ये सारा काम ऑनेस्टी के साथ में कैसे करके किया जाएगा। बिकॉज आपको जो भी काम करना है उसमें आपके रिसर्च जो होती है, रिसर्च बायस नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आपको इसमें सारे के सारे जो भी ऑथेंटिकेटेड या स्टैंडर्ड जो होते हैं रिसर्च के, उनको फॉलो करना होता है। सो दीज आर द पार्ट ऑफ रिसर्च डिजाइन, बेसिकली मेथड्स हैं जो आपको यूज करने हैं अपनी रिसर्च में। देन स्टडी डिजाइन, सो स्टडी डिजाइन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एज पर द रिसर्च टाइप यू डिजाइन द स्टडी। लाइक आपको कल एग्जाम देना है और एग्जाम आपका ड्राइंग का है, सो आज की जो आपकी प्रिपरेशन होगी ड्राइंग की वो कैसी होने वाली, हाउ विल यू स्टडी दैट सब्जेक्ट, उसका तरीका अलग होगा। इफ देयर इज मैथमेटिकल एग्जाम्स, मैथ का एग्जाम है, सो आपकी स्टडी का तरीका अलग हो जाएगा। इफ देयर इज सोशल साइंस एग्जाम जिसमें कि थ्योरेटिकल आना है, हिंदी का है, तो फिर उसकी स्टडी का पैटर्न अलग हो जाएगा। सो एज पर दी स्टडी, एज पर दी टाइप ऑफ द रिसर्च आपकी स्टडी अलग हो सकती है। So research study is designed as per the population, as per the timing or period of the study, or as per the investigation. It is designed as per the type of research, like
रिसर्च में भी क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, तो दोनों अलग अलग टाइप की रिसर्च है, तो इसके लिए आपकी स्टडी डिजाइन अलग होगा। डिस्क्रिप्टिव है रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी है या एक्सपेरिमेंटल है, तो इनके लिए स्टडी डिजाइन आपका अलग होगा। लाइक एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं कि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि करण जौहर की मूवीज का या एकता कपूर के सीरियल्स का इंडियन ऑडियंस या इंडियन फीमेल्स पर क्या असर पड़ता है। क्लियर? ठीक है, एक ये स्टडी है। सो क्या असर पड़ता है, तो बेसिकली हम एटीट्यूड या बिहेवियर की बात करें तो इट इज अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव स्टडी। सो इसमें आप जो सर्वे करेंगे उसमें जो डेटा कलेक्ट होगा वो एक अलग तरीके से होगा। दूसरी स्टडी आप ये कर सकते हैं कि साल 2021 में मूवीज जो रही उनका एवरेज कलेक्शन कितना रहा। बॉलीवुड की जो मूवीज थी या इंडिया में जो भी मूवीज रिलीज हुई उनका एवरेज कलेक्शन कितना था, तो वो आप क्वांटिटेटिव रिसर्च से कर सकते हैं। तो दोनों के लिए स्टडी करने का तरीका अलग अलग होगा, दैट इज स्टडी डिजाइन। देन थर्ड स्टेप इज कंस्ट्रक्टिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन के लिए इंस्ट्रूमेंट को बनाना, अब ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग टाइप के डेटा के लिए अलग अलग टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। So it is a practical approach in which researcher specify the means of instrument of data collection as per their study। और ये डेटा कलेक्शन क्या होता है, जैसा आपको डेटा कलेक्ट करना है, अगर आपको प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है तो उसका इंस्ट्रूमेंट अलग होते हैं, सेकेंडरी डेटा आपको कलेक्ट करने हैं तो उसके इंस्ट्रूमेंट अलग होते हैं। सो क्या है वो इंस्ट्रूमेंट? प्राइमरी डेटा के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं देयर आर बेसिकली 3 इंस्ट्रूमेंट लाइक ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनर एंड इंटरव्यू। इनके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। लेक्चर सीरीज में आपको प्लेलिस्ट में ये वीडियो मिल जाएगी डेटा कलेक्शन के ऊपर। बेसिकली प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा वो होता है जो रिसर्चर फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है, उसने वो डेटा कहीं से नहीं लिया है प्रीवियस लिटरेचर से, ही इज गोइंग टू टेक दिस डेटा फर्स्ट टाइम। सो उसने खुद फील्ड वर्क किया, लोगों के पास गया, रिस्पॉन्सेज लिए, सो वो डेटा कलेक्ट हो गया। सो उसमें ऑब्जर्वेशन एक तरीका है जिसमें कि वो लोगों को दूर से ही देख के उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके डेटा को कलेक्ट कर सकता है। देन क्वेश्चनर, क्वेश्चंस का एक फॉर्मेट बनाया और सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाए और उनको लोगों को दिया थ्रू डिफरेंट वे। आपने ईमेल कर दिया, आपने उनको व्हाट्सएप कर दिया, आपने डायरेक्ट पेपर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और बाद में उनको कलेक्ट कर लिया, तो ये क्वेश्चनर हो गया। देन इंटरव्यू, इंटरव्यू में आपने क्वेश्चंस बनाए कुछ और लोगों से उसको पूछना स्टार्ट कर दिया। सो दैट इज अ वे ऑफ प्राइमरी कलेक्शन। और इस तरीके से अगर आपके डेटा में प्राइमरी डेटा इन्वॉल्व है तो आपको प्राइमरी मेथड्स यूज करने हैं। अगर सेकेंडरी है तो सेकेंडरी मींस ऑलरेडी जो डेटा अवेलेबल है उस डेटा को आप यूज कर रहे हो। वो डेटा अवेलेबल कहाँ हो सकता है? बुक्स में हो सकता है, मैगजीन्स में हो सकता है, जर्नल्स में हो सकता है, इंटरनेट पे हो सकता है, और गवर्नमेंट का सेंसस डेटा हो सकता है, गवर्नमेंट का अलग डेटा हो सकता है, लाइक गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बजट अनाउंस करती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग तरीके से अपने रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करती है। सो दीज आर द टाइप ऑफ सेकेंडरी डेटा। सो जैसा आपका डेटा कलेक्शन है उसी हिसाब से, जिस तरीके से आपको डेटा कलेक्ट करना है उसी हिसाब से आप उसका जो टूल्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट करेंगे। Then fourth step. In fourth step, we will select a sample. Now, first of all, sample क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जानकारी देता हूँ, और इसके बारे में आपको जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें भी आपको सैम्पलिंग के ऊपर लेक्चर मिल जाएगा। सो सैंपल क्या होता है कि आप जिस एरिया में रिसर्च करना चाहते हो, तो बेसिकली होता क्या है कि हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है और ना ही हमारे पास उतना बड़ा बजट होता है जिससे कि हम पूरे सभी लोगों के ऊपर सर्वे कर पाए, सभी लोगों को टेस्ट कर पाए अपनी रिसर्च में, उनके रिस्पॉन्सेस कलेक्ट कर पाए। इसलिए हम क्या करते हैं, एक बड़े एरिया को, यानी कि अगर किसी जगह पे 1 लाख की पॉपुलेशन है तो 1 लाख में से हमने 500 का डेटा रिस्पोंडेंट्स हमने बना लिए और उनको हमने सेलेक्ट कर लिया कि भाई ये 500 का हमको सैंपल लेना है, यानी कि सैंपल इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिगर पॉपुलेशन। क्लियर? सो अब ये सैम्पलिंग का उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है? बेसिकली
सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपका सैंपल जो है वो एक पूरे पॉपुलेशन के बारे में स्टडी है। हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर पाते हैं, बट इसलिए हम सैंपल ले रहे हैं, तो सैंपल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका तरीका जो है सैंपलिंग करने का ऐसा होना चाहिए कि वो पूरी पॉपुलेशन को डिनोट करे। सो सैंपल शुड कंटेन मोस्टली फीचर्स ऑफ द पॉपुलेशन। देन इट जो सैंपलिंग होती है वो प्रोबेबिलिस्टिक भी हो सकती है, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक भी। प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग को हम रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं और नॉन प्रोबेबिलिस्टिक को नॉन रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। एज पर दी स्टडी, जिस तरीके की भी स्टडी है, जैसी भी स्टडी की रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से हम सैंपलिंग करते हैं। जो कि रैंडम, मतलब जिसमें रैंडम सैंपलिंग बोलते हैं हम, तो रैंडम सैंपलिंग में होता क्या है कि हर रिस्पोंडेंट, जो भी पूरी पॉपुलेशन में हर रिस्पोंडेंट के पास इक्वल चांस होता है सैंपल में सिलेक्ट होने का। और नॉन रैंडम जो होता है उसमें सबके पास इक्वल चांस नहीं होता है। सो आपकी रिसर्च के हिसाब से किस टाइप की आपकी सैम्पलिंग होनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिसर्च, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी लेक्चर बनाया हुआ है, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। इट शुड मिनिमाइज कॉस्ट। आपकी कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए सैंपल तैयार किया जाता है, तो आपका होना भी ऐसा चाहिए कि आपकी कॉस्ट मिनिमाइज रहे। देन रिसर्चर्स मस्ट बी ऑनेस्ट एंड बायस फ्री वाइल डूइंग सैम्पलिंग। सैम्पलिंग करते टाइम पे रिसर्चर को बायस फ्री होना बहुत जरूरी है, उसका ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है, जिससे कि उसको प्रॉपर रिजल्ट मिल सके सैंपल से। ठीक, क्योंकि उसकी सैंपल जो है वो पॉपुलेशन के फीचर्स को डिनोट, यानी कि उसके जो सैंपल के रिजल्ट होंगे वो पूरी पॉपुलेशन के लिए होंगे, वो पूरी पॉपुलेशन को बताने के लिए होंगे कि इस एरिया में लोगों का ये व्यू है। देन नेक्स्ट स्टेप इज राइटिंग रिसर्च प्रपोजल। राइटिंग रिसर्च प्रपोजल अब क्या है कि ऑलरेडी आपने बहुत कुछ इसमें डिटरमाइन कर लिया है कि सैंपल साइज क्या होने वाला है, क्या क्या चीजें, प्रॉब्लम एरिया क्या होने वाली है। अब उसको हम क्या करते हैं, बेसिकली एक जगह पे राइट डाउन करना है, सो दैट हम इस रिसर्च को उस बेसिस पे आगे बढ़ा पाए। और ये हमारे सुपरवाइजर के लिए भी होता है, अगर हम किसी सुपरवाइजर के अंडर में रिसर्च स्टडी कर रहे हैं, सो उनको भी शोकेस करने के लिए होता है, ताकि वो बता पाए कि भाई कहाँ पे हमने प्रॉब्लम की है, जो भी प्रीवियस स्टेप अभी तक हमने फॉलो किए हैं। सो क्या होता है इसमें, हम किन चीजों के ऊपर काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज व्हाट यू आर थिंकिंग टू डू, आप क्या करना चाह रहे हो, लाइक रिसर्च क्वेश्चन क्या है, आपका प्रॉब्लम एरिया क्या है, हाउ यू प्लान टू प्रोसीड, कैसे आप प्रोसीड करने वाले हो, एंड व्हाई यू सेलेक्टेड द स्पेसिफिक स्ट्रेटजी, आपने कोई स्ट्रेटजी अगर सेलेक्ट की है तो वो क्यों की है। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, रिसर्च प्रपोजल में हम कुछ चीजों को ध्यान में रखते हैं, लाइक हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उसको हम राइट डाउन करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। देन हम हाइपोथेसिस को अगर टेस्ट करने वाले हैं तो लिस्ट ऑफ हाइपोथेसिस बनाते हैं। स्टडी डिजाइन, अगर हमने मतलब जो हमने अभी बात की, तो स्टडी डिजाइन हम तैयार करते हैं। देन हम इसका स्टडी डिजाइन को हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं जो हम यूज करने वाले हैं। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, जो मेथड्स और जो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करने वाले हैं उनके ऊपर सैंपल साइज और सैम्पलिंग डिजाइन की इंफॉर्मेशन हमारी इसमें रहेंगी। इंफॉर्मेशन ऑन डेटा प्रोसेसिंग प्रोसीजर, जो आगे हम डेटा को एनालाइज करने के लिए डेटा प्रोसेसिंग जो टूल्स या प्रोसीजर्स हम यूज करने वाले हैं उनके बारे में राइट डाउन करते हैं। इंफॉर्मेशन ऑन डेटा प्रोसेसिंग प्रोसीजर्स, आगे जो हम डेटा एनालाइज करने वाले हैं, सो उसके लिए जो भी डेटा प्रोसेसिंग प्रोसीजर्स है उनके बारे में हम राइट डाउन करते हैं। एंड आउटलाइन ऑफ द प्रपोज्ड चैप्टर्स फॉर द रिपोर्ट, रिपोर्ट में जो डिफरेंट चैप्टर्स हम इंक्लूड करेंगे उनके बारे में हम यहाँ पे आउटलाइन लिखते हैं। द स्टडीज प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशंस, क्या प्रॉब्लम्स और क्या लिमिटेशंस लेकर हम काम कर रहे हैं उसके बारे में हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। एंड द टाइम फ्रेम, कितने टाइम में हम ये स्टडी करने वाले हैं। अलग अलग टाइप की स्टडी के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम होता है, लाइक किसी वैक्सीन को बनाने के लिए कम से कम 10-20 साल भी लग जाते हैं। जैसे कि HIV वायरस के ऊपर जो स्टडी हो रही है उसके बारे में कहा जाता है कि ये 2030 तक
कंप्लीट होगी, जबकि ये वायरस कब से मतलब ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट कर रहा है। और कुछ स्टडी ऐसी होती है जो 2 से 3 महीनों में भी कंप्लीट हो जाती है। सो हमको वो टाइम फ्रेम डिसाइड करना होता है। सो राइटिंग रिसर्च प्रपोजल में हम इन सब चीजों को नोट डाउन कर लेते हैं। 6th, 7th और 8th स्टेप जो है रिसर्च का, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। और यहाँ पे जो भी हमने अभी तक सोचा हुआ है रिसर्च को, उसको हम फील्ड में उतार लेते हैं, यानी कि उसकी एप्लीकेशन करते हैं। सो इसमें फर्स्ट वन है जो 6th स्टेप है, दैट इज कलेक्टिंग डेटा। और डेटा कलेक्ट करने के लिए हम क्या फील्ड में जाते हैं, फील्ड में डेटा को कलेक्ट करते हैं। 7th स्टेप इज प्रोसेसिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा। बेसिकली ये क्या अप्रोच है इसमें कि हम एनालाइज करते हैं जो भी डेटा हमारे पास आ गया है, उसको उस डेटा को प्रोसेस करते हैं डिफरेंट एनालिटिकल टूल्स की हेल्प से। और जो भी हमने हाइपोथेसिस बनाई है उस हाइपोथेसिस में को टेस्ट करते हैं, जो भी हमारे पास डेटा कलेक्ट हुआ है, और उस डेटा को रिजल्ट के फॉर्म में डिस्प्ले करते हैं। देन के बाद जो 8th स्टेप है, दैट इज जनरलाइजिंग रिपोर्ट। जनरलाइजिंग रिपोर्ट में हम क्या करते हैं, जो भी हमने वर्क किया है उस वर्क को राइट डाउन करके कहीं पे पब्लिश करते हैं। बेसिकली रिपोर्ट राइटिंग एक स्किल है जिसको, और एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। और डिफरेंट टाइप के जो पब्लिशर्स होते हैं उन्होंने अपना एक मतलब फॉर्मेट बनाया होता है। उन फॉर्मेट्स के हिसाब से हम रिसर्च को राइट डाउन करते हैं और आगे पब्लिश करते हैं। सो ये बेसिक 8 स्टेप्स यहाँ पे हैं। अगर आप इन 8 स्टेप को फॉलो करते हैं तो आप अपनी रिसर्च को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नाउ आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज रिसर्च प्रोसेस, और इसके बारे में आगे अलग अलग स्टेप्स को और डिटेल में बात करेंगे। जो क्वेश्चंस अब आपको अटेम्प्ट करने हैं, आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, इट इज एज पर योर चॉइस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच पार्ट ऑफ रिसर्च प्रोसेस अरेंज द डेटा इन ऑर्डर। रिसर्च प्रोसेस का कौन सा ऐसा पार्ट है जो डेटा को ऑर्डर में अरेंज करता है। सेकेंड वन इज, विच पार्ट ऑफ रिसर्च प्रोसेस टेल्स अबाउट मेथड्स टू यूज इन रिसर्च। रिसर्च में जो मेथड्स यूज होने वाले हैं उनके बारे में कौन सा प्रोसेस का कौन सा पार्ट, कौन सा स्टेप बताता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप के लिए ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप आंसर्स दे सकते हैं। अगर कोई क्वेरीज भी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।